आज हम लोग पढ़ेंगे मांग तथा पूर्ति में शिफ्ट। मांग का शिफ्ट किस ओर होता है, पूर्ति का शिफ्ट किस ओर होता है, इसको समझेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आखिर जो मांग शिफ्ट हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, क्या कारक इसको प्रभावित कर रहा है, और यही बात पूर्ति में भी देखेंगे। तो आइए समझते हैं। ऊपर के खंड में हमने बाजार संतुलन का अध्ययन इस मान्यता के साथ किया कि उपभोक्ताओं की रुचियों तथा अधिमानों, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ताओं की आय, प्रौद्योगिकी, बाजार का आकार, उत्पादन में प्रयोग होने वाले आगतों की कीमतें आदि स्थिर रहती हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हम लोग जो ऊपर के खंड में जो बाजार संतुलन के बारे में पढ़ रहे थे, किंतु वहाँ पर कुछ चीज़ों को स्थिर रखते हुए पढ़ाई किए थे। जैसे कि उपभोक्ताओं की रुचि को स्थिर रखे थे, उस उपभोक्ता की जो अधिमान है इस चीज़ को भी स्थिर रखे थे, और संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखे थे। उपभोक्ताओं की आय को भी हम लोग स्थिर मान के चले थे। प्रौद्योगिकी, बाजार का आकार, उत्पादन में होने वाले आगतों की कीमतें आदि स्थिर रहती है, ये मान के चले थे। तथापि इनमें से एक अथवा अधिक कारकों में परिवर्तनों के साथ या तो पूर्ति वक्र अथवा मांग वक्र अथवा दोनों ही संतुलन कीमत तथा मात्रा को प्रभावित करते हुए शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ बताना चाहेंगे कि अभी जितना भी हम लोगों ने भी कारक का नाम बताया, उनमें से एक या अधिक अगर कारक में परिवर्तन हो जाता है तो उससे क्या होगा, या तो पूर्ति वक्र खिसक जाएगा, या तो मांग वक्र खिसक जाएगा, या तो दोनों ही खिसक जाएगा। और इससे क्या होगा, संतुलन कीमत और मात्रा को प्रभावित करते हुए खिसकेगा। संतुलन मात्रा बदल देगा, संतुलन कीमत बदल देगा, और उसमें शिफ्ट देखने को मिलेगा, यानी कि विस्थापन, खिसकेगा वो। यहाँ हम पहले एक सामान्य सिद्धांत का विकास करेंगे। हम लोग यहाँ पर एक विशेष सिद्धांत पर पढ़ेंगे, विशेष सिद्धांत को समझेंगे, और वो सिद्धांत क्या करेगा, जो संतुलन पर इन शिफ्टों का प्रभाव बताएगा। उस सिद्धांत के जरिए हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि आखिर शिफ्ट का प्रभाव किस तरह हो रहा है, मतलब शिफ्ट के प्रभाव के बारे में बताएगा। मतलब मांग वक्र किस तरह शिफ्ट हो रहा है, पूर्ति वक्र किस तरह शिफ्ट हो रहा है, इसी के बारे में एक्सप्लेन करेगा। और तत्पश्चात उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, संतुलन पर उपयुक्त कुछ कारकों में परिवर्तनों के प्रभावों की विवेचना करेंगे। मतलब संतुलन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, तो कुछ कारकों के परिवर्तन से जो संतुलन में परिवर्तन आ रहा है, अगर कारक बदला जा रहा है, कारक में परिवर्तन आ रहा है, तो उसकी वजह से संतुलन भी बदल रहा है। तो इसका भी हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार कारक में परिवर्तन आने से उसका प्रभाव संतुलन में किस प्रकार होता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मांग शिफ्ट से। तो यहाँ देखिए, तो रेखा चित्र 5.2 जो यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है, जिसमें फर्मों की संख्या स्थिर होने पर, यहाँ पर फर्म की संख्या को स्थिर मान के चला गया है, और मांग शिफ्ट का प्रभाव दर्शाया गया है। मतलब कुल मिला के कहें तो रेखाचित्र जो 5.2 यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसमें मांग के शिफ्ट को दिखाया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर फर्म की संख्या को स्थिर रखते हुए लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दो रेखाचित्र दिया है, ए और बी। यहाँ पर कीमत बढ़ने की स्थिति के बारे में है, और यहाँ पर कीमत घटने की स्थिति के बारे में है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ आरंभिक संतुलन बिंदु ई है। जिस समय बाजार संतुलन है, मांग और पूर्ति बराबर है, वो संतुलन बिंदु जो है यहाँ देखिए ई है, यहाँ देखिए ई है, जहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि बाजार मांग वक्र यानी कि डी नॉट तथा बाजार पूर्ति वक्र एस नॉट पढ़िए या एस 0 पढ़िए, आप पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर देखिए बाजार मांग वक्र ये वाला हुआ और बाजार पूर्ति वक्र ये वाला हुआ, दोनों यहाँ पर कट रहा है। कहाँ पर? न ई पर। यही संतुलन बिंदु है। अगर इस बिंदु पर देखिए तो यहाँ पर देखिए कीमत कितना है, पी शून्य, पी नॉट वही बोल सकते हैं, और इधर देखिए क्यू शून्य या क्यू नॉट। तो जिस समय संतुलन था उस समय संतुलन मात्रा कितनी है? संतुलन मात्रा है क्यू शून्य, और उस समय कीमत कितना है? उस समय कीमत है पी शून्य। मान लीजिए कि बाजार मांग वक्र जो है, बाजार मांग वक्र पूर्ति वक्र के S0 पर स्थिर रहने पर दाईं ओर D2 पर शिफ्ट हो जाता है। ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अब मान लीजिए कि बाजार मांग वक्र पूर्ति वक्र के S0 पर स्थिर, जैसे ये स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मगर ये जो बाजार मांग वक्र है वो दाईं ओर यानी इस ओर शिफ्ट हो गया और नए जगह पहुंच गया। यहाँ पर देखिए D2 पर पहुंच गया है, जैसा कि पैनल ए में, यानी कि हम जिस चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, यहाँ पर पैनल में दिखा रहे हैं, हम लोग समझ सकते हैं। ये स्थिर है, ये देखिए बाजार मांग वक्र शिफ्ट होके यहाँ ऊपर आ चुका है, यानी कि दाईं ओर शिफ्ट हो गया है। तो इसमें क्या सीखने को मिलेगा, ये देखिए। यह शिफ्ट बताता है कि किसी भी कीमत पर मांगी गई मात्रा पहले से अधिक है। अब यहाँ देखिए, जब यह ऊपर खिसक जाएगा तो आप यहाँ देखिए मात्रा बढ़ गया, मात्रा बढ़ जाता है। यह शिफ्ट बताता है कि किसी भी कीमत पर, ऊपर में कोई भी कीमत लीजिए, पी नॉट से ऊपर जब कीमत बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जब ये इधर जब खिसक गया है तो यहाँ पर उसकी मात्रा तो बढ़ेगी ही। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, यह शिफ्ट बताता है कि किसी भी कीमत पर मांगी गई मात्रा पहले से अधिक है। पहले मात्रा कितना था? पहले मात्रा था क्यू नॉट, अब यहाँ देखिए खिसक के इधर आ गया है। तो कोई भी ये देख के बोल सकता है कि मात्रा तो बढ़ गया है। ये बढ़ा कब? जब ये ऊपर शिफ्ट हुआ, या कहिए दाहिनी ओर शिफ्ट हुआ बाजार मांग वक्र, तो पहले से अधिक है इस बार मांगी गई मात्रा। इसलिए पी जो नॉट या पी शून्य कीमत पर अब बाजार में कितना आ जाएगा? अब उसी कीमत पर देखिए, जो पहले से मांगी कीमत वही रखे हैं, तो अब इसके बराबर इधर बढ़िए, इधर बढ़िए। नया जो आया है D2 जो बाजार मांग वक्र, उसको यहाँ पर काटता है। उस समय पूर्ति कितनी है देख सकते हैं, क्यू शून्य डबल डैश, मतलब इधर आया है तो बढ़ तो गया है। तो क्या देखते हैं कि इसलिए पी नॉट कीमत पर अब बाजार में कितना आ गया है, क्यू शून्य डबल डैश के बराबर अधिमांग है। मतलब अब यहाँ पर मांग में वृद्धि है, इतना मांग बढ़ गया, नहीं इतना, कितना के बराबर? यहाँ पर देखिए, इसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से ये वाला इतना बढ़ गया है। इस अधिमांग के कारण, यानी कि ज़्यादा मांग के कारण क्या होगा, कुछ व्यक्ति ऊंची कीमत पर भुगतान करने को तैयार होंगे। क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, तो कुछ व्यक्ति क्या करेगा, ऊंची कीमत पर भी भुगतान करने को तैयार हो जाएगा, और कीमत में बढ़ने की जो प्रवृत्ति आने लगेगी, मतलब कीमत बढ़ने का लक्षण यहाँ प्रकट हो रहा है। अब जो नया संतुलन जो होगा वो जी बिंदु पर होगा, नया संतुलन जी बिंदु पर होगा, जहां संतुलन मात्रा कितनी है, Q2, जो कि आप यहां देख सकते हैं Q0 या Q0 Q0 से अधिक है। यहाँ पर देखिए, ये जो नया संतुलन की मात्रा Q2 है जो कि Q0 से बड़ा है, और संतुलन कीमत भी देखिए अब बढ़ गया है। पहले कहाँ P0, अब नया हो गया संतुलन कीमत P2, जो कि P0 से अधिक है, P0 से अधिक है।
इसी प्रकार जैसा पैनल बी में दर्शाया गया है, अब हम लोग पैनल बी पर बात करेंगे। यहाँ पर दूसरे नंबर पैनल पे, यदि मांग वक्र D1 पर, ये देखिए, ये जो पहले मांग वक्र कितना था, D0 था, अब ये घिसक के इधर आ गया, बाईं तरफ आ गया, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, तो किसी भी कीमत पर, अब देखिए कीमत क्या होगा, किसी भी कीमत पर, अब चूंकि ये इधर जो घिसक गया है ना, तो कीमत कुछ भी रहे, अब क्या होगा, किसी भी कीमत पर पहले की तुलना में क्या कम होगी, मात्रा, क्योंकि जब इधर आएगा तो मात्रा पहले की तुलना में घटेगा ही। अतः आरंभिक संतुलन कीमत, शुरू का जो संतुलन कीमत जो था वो P0 था, P0 भी कह सकते हैं, पर अब बाजार में यहाँ देखिए घिसक के कितना हो गया, Q0, यहाँ पर Q0 डैश यहाँ पर है, क्योंकि जब ये जो मांग जो है बाजार का वो अब यहाँ आ चुका है, यहाँ, तो P0 कहाँ पर काट रहा है, इस जगह पर, तो उससे नीचे ड्रॉ किए यहाँ पर, तो ये मिलेगा आपको Q01 या डैश भी बोलिए, ठीक है, Q0 डैश सही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कटा है, तो अब इधर ना गया तो कितना अधिपूर्ति हुआ है, अब इतना के बराबर, यहाँ से लेके इतना, ठीक है, यानी Q0 डैश और Q0 के बराबर अधिपूर्ति हो रहा है, यानी पूर्ति यहाँ ज़्यादा है, कितना के अधिपूर्ति, इतना, Q0 डैश Q0, जिसके कारण कुछ फर्में, ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुछ फर्म जो है ना अपनी वस्तु की कीमत कम कर देगी, क्योंकि उसको मात्रा बढ़ाना है, तो अपनी वस्तु की कीमत कम कर देगी ताकि वे वस्तु की इच्छित मात्रा का विक्रय कर सके, ताकि वो उसके इच्छा से इतना मात्रा बेचना है, विक्रय करना है, तो ये तभी पॉसिबल है ना कि जब कीमत कम करेगा। इसलिए कुछ फर्म क्या करेगा, अपनी वस्तु की कीमत को कम कर देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नया जो संतुलन बिंदु जो अब आएगा वो F पर होगा, यहाँ पर देखिए F पर, जिस पर मांग वक्र जो अब नया मांग वक्र क्या है, D1, और ये जो पूर्ति वक्र जो स्थिर रखा गया है वो यहाँ पर कट रहा है, प्रतिच्छेद करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, संतुलन कीमत, अब देखिए संतुलन कीमत कितना हो गया, अब संतुलन कीमत जो है अब नया आ गया P1, जो कि P0 से तुलना करेंगे तो कम है। मात्रा देखिए, मात्रा भी तो पहले की तुलना में कम हो गया है, पहले मात्रा कितना था, Q0, अब हो गया Q1। ध्यान दीजिए कि जब मांग वक्र शिफ्ट होती है, यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जब भी मांग वक्र शिफ्ट होती है, संतुलन कीमत और मात्रा में परिवर्तन की दिशा समान है। जिस दिशा में संतुलन कीमत बढ़ता है, जिस दिशा में कीमत का शिफ्ट होता है, उसी दिशा में मात्रा का भी शिफ्ट होता है। कीमत का शिफ्ट और मात्रा का शिफ्ट एक ही दिशा में होता है, ये नोट करने बोला है। तो अभी जो हम लोग सीखें कि जब मांग में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत में परिवर्तन आ जाता है। फिर हम लोग ये भी देखें कि कीमत जिस दिशा में शिफ्ट होता है उसी दिशा में मात्रा भी शिफ्ट होता है। तो एक सामान्य सिद्धांत के विकास हम लोग सीख गए, और उसके पश्चात अब हम यह समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार पूर्व चर्चित कारकों में, अभी जो पहले ऊपर में कुछ कारक के बारे में बात किए हैं, अगर उन कारकों में परिवर्तन आता है तो उसके कारण मांग वक्र तथा संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत प्रभावित होते हैं। ऊपर जो चर्चित कारकों में परिवर्तन के कारण क्या क्या बताए थे कारक में, अभी बहुत सारे कारक बताए थे, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ देखिए, उपभोक्ता की रुचियों, अधिमानों, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, प्रौद्योगिकी,
बाजार का आकार, उत्पादन में प्रयोग होने वाले आगतों की कीमत, ये सारी चीज़ें कारक था। तो वही चीज़ लिखा है कि पूर्व चर्चित कारकों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र तथा संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत प्रभावित होते हैं, जिसका वर्णन अध्याय 2 में किया गया है। तो आप अध्याय 2 में चले जाएं, इसका वीडियो भी देख लें, उधर भी समझ में आ जाएगा। विशेष रूप से हम उपभोक्ता की आय में वृद्धि तथा उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि के संतुलन पर प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पर मेन रूप से क्या देखेंगे कि उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि होती है तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो समझेंगे। दूसरी बात, अगर उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है तब संतुलन के प्रभाव में क्या होगा उसका विश्लेषण करेंगे। मतलब दो चीज़ का विश्लेषण करेंगे, संतुलन का प्रभाव का विश्लेषण करेंगे पर दो बार, एक बार उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ और दूसरी बार उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के साथ। आगे देखिए, मान लीजिए उपभोक्ता के वेतन में वृद्धि के कारण उपभोक्ता की वेतन में वृद्धि होता है तो उनकी आय में वृद्धि हो जाती है। यह संतुलन को किस प्रकार प्रभावित करेगी? अब प्रश्न उठ रहा है कि ठीक है, उपभोक्ता की वेतन में वृद्धि हो गया, उसकी आय बढ़ जाती है, तो संतुलन किस प्रकार प्रभावित होगा? आय में वृद्धि के कारण, अगर आय में वृद्धि होता है, उपभोक्ता को कुछ वस्तुओं पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है। देखिए, अगर आय में वृद्धि हुआ तो उपभोक्ता क्या करेगा? कुछ वस्तुओं पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है। किंतु द्वितीय अध्याय में हमने देखा कि उपभोक्ता आय में वृद्धि होने पर निम्न स्तरीय वस्तुओं पर कम व्यय करेंगे। यानी देखे हैं, समझे हैं? जबकि एक सामान्य वस्तु के लिए जहां सभी वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की रुचि तथा अधिमान स्थिर है, प्रत्येक कीमत वृद्धि पर हम वस्तु की मांग की वृद्धि की अपेक्षा करेंगे। मतलब हम लोग जो अध्याय 2 में देखे थे कि द्वितीय अध्याय में हमने देखा है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर निम्न स्तरीय वस्तुओं पर कम व्यय करेंगे, जबकि एक सामान्य वस्तु के लिए जहां सभी वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की रुचि और अधिमान स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो प्रत्येक कीमत वृद्धि पर हम वस्तुओं की मांग में वृद्धि की अपेक्षा करेंगे। वहां पर कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ेगा सामान्य वस्तुओं पर, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? बाजार मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब सामान्य वस्तु पर क्या होगा? कीमत बढ़ेगा पर मांग भी बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बाजार मांग वक्र दाईं ओर, यानी इस ओर जो पैनल ए में देखे थे, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। जहां हम कपड़े जैसी एक सामान्य वस्तु का उदाहरण लेते हैं, जिसकी मांग उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है। एक सामान्य वस्तु का उदाहरण क्या लेते हैं? कपड़ा। अगर आय बढ़ेगा तो इसकी भी मांग बढ़ेगा तथा इसके कारण मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। मांग वक्र ऐसे था, अब उसका ऊपर इधर बढ़ जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तथापि इस आय वृद्धि का पूर्ति वक्र पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। देखिए, पूर्ति वक्र पर कोई प्रभाव नहीं होता, प्रभाव देखने को मिलता है मांग वक्र पर, जो केवल फर्मों की प्रौद्योगिकी से संबंधित कारकों में अथवा उत्पादन लागत में कुछ परिवर्तनों के कारण शिफ्ट होता है। यहाँ पर देखिए, पूर्ति वक्र शिफ्ट होता है कब? जो केवल फर्मों की प्रौद्योगिकी से संबंधित कारकों में अथवा उत्पादन लागत में कुछ परिवर्तनों के कारण शिफ्ट होता है। अतः पूर्ति वक्र पुनः अपरिवर्तित रहती है, पूर्ति वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सिर्फ क्या परिवर्तन हुआ है? सिर्फ परिवर्तन हुआ है मांग वक्र, किधर? न दाहिनी ओर, यानी दाईं ओर। तो जो रेखाचित्र जो 5.2 में देखे थे, तो मांग वक्र जो शुरू में कितना था? D नॉट था, से बढ़ के किधर चला गया? दाहिनी ओर खिसक गया और D2 तक शिफ्ट द्वारा दर्शाया गया है।
दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, ये इधर आ गया है, पहले यहाँ था नीचे में, अब देखिए ऊपर यानी इधर दाहिनी ओर खिसक गया है। किंतु आप यहाँ देखिए ये जो पूर्ति वक्र है ये तो वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किंतु पूर्ति वक्र S0 पर पुनः अपरिवर्तित रहता है। रेखाचित्र से यह स्पष्ट है कि नए संतुलन पर कपड़ों की कीमत अधिक है। अब देखो उधर बढ़ गया है तो नया संतुलन आया, तो नया संतुलन में क्या हुआ, कीमत अधिक है, और कीमत अधिक है तो मांगी गई और बेची गई मात्रा भी अधिक है, क्योंकि मात्रा भी तो बढ़ता है, मात्रा भी तो बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जब ये जो ऊपर उठ गया जी में चला गया, देखिए कीमत भी बढ़ गया, तो पहले की तुलना देखिए मात्रा भी तो बढ़ गया है। पहले मात्रा कितना था, पहले मात्रा Q0 था, अब Q2 है। देखिए इधर बढ़ गया है मात्रा और कीमत ऊपर बढ़ गया है, तो देख सकते हैं कीमत भी बढ़ रहा है, मात्रा भी बढ़ रहा है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश बाजार में वस्त्रों के उपभोक्ताओं की संख्या वृद्धि हो जाती है। अभी आपको बता रहे थे कि हम लोग दो बार पढ़ेंगे, एक बार कीमत नहीं आय में वृद्धि और दूसरी बार उपभोक्ता की वृद्धि। तो अभी हम लोगों ने आय के वृद्धि को देख लिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता की वृद्धि। तो देखिए, मान लीजिए किसी कारणवश बाजार में वस्त्रों के उपभोक्ताओं की संख्या वृद्धि हो जाती है, वहाँ पर उपभोक्ता ज़्यादा आ गया है बाजार में। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर, बाकी अन्य चीज़ें मान लेते हैं कि स्थिर है, नहीं चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे उपभोक्ताओं की संख्या वृद्धि होती है, वस्त्रों की मांग में प्रत्येक कीमत पर वृद्धि होगी। देखिए अब उपभोक्ता ज़्यादा है, मांग करेगा, चीज़ों का डिमांड करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्त्रों की तो मांग तो बढ़ेगी, प्रत्येक की कीमत में वृद्धि होगी। अतः मांग वक्र इस बार भी दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, परंतु उपभोक्ताओं की संख्या में यह वृद्धि पूर्ति वक्र पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती। मतलब यहाँ बोलना यही चाहता है कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गया, ठीक है, तो चीज़ों पर मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र शिफ्ट होगा, मांग वक्र शिफ्ट होगा, मगर पूर्ति वक्र में कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। क्योंकि पूर्ति वक्र केवल, अभी फिर दोहरा रहे हैं, पूर्ति वक्र केवल फर्मों के व्यवहार संबंधित प्रचालकों में परिवर्तन होने से तथा फर्मों की संख्या में वृद्धि के कारण ही शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, फर्मों के व्यवहार के कारण और फर्मों की संख्या में वृद्धि के कारण ही पूर्ति वक्र में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बाजार में उपभोक्ता बढ़ा है, इसलिए पूर्ति वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि अध्याय 4 में बताया गया है, तो मैं फिर कहूँगा कि आप लोग अध्याय 4 भी देख लें। हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझाया है ताकि आप हर एक चीज़ को समझ लें। इसे रेखाचित्र 5.2a द्वारा पुनः दर्शाया जा सकता है। तो अभी दूसरा कंडीशन जो आया है ना, उसको भी अगर कोई पैनल में दर्शाएगा तो फिर से वही 5.2 का जो ए वाला पैनल था वही इसमें भी आपका छपेगा, उसी को ही यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, बाजार मांग फिर क्या होगा, D0 से किधर चला जाएगा, D2 पर दाहिनी यानी कि दाईं ओर शिफ्ट होती है। जबकि पूर्ति वक्र फिर से वही रहेगा, S0 पर अपरिवर्तित है। यह रेखाचित्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नए संतुलन बिंदु G पर, अब नया संतुलन बिंदु पहुंच गया G पर, पुराने संतुलन बिंदु जो E की तुलना में मात्रा जो है मांग एवं पूर्ति में वृद्धि होती है। देखिए मांग और एवं पूर्ति में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि अब पुराने संतुलन बिंदु बदल के कहाँ पर आ गया है, G पर आ गया है, तो कीमत भी बढ़ गया है, मात्रा भी बढ़ गया है।